जय भवानी बच्चों, आपका कटप्पा सीरीज में स्वागत है। आज हम लोग संविधान के जो भाग हैं उन भागों को किस तरह तैयार करें और उनसे रिलेटेड किस तरह के प्रश्न आते हैं इनको देखेंगे। ये देखिए, जैसे पूछ रहा है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, फिर कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग एक में क्या है, फिर कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता का उल्लेख करता है। तो भाग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आरओ एआरओ का पेपर हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, कोई भी प्रश्न हो, सारे एग्जाम लिख दिए हैं मैंने जो जो पूछे गए हैं। किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न भाग से रिलेटेड आएगा, आप उस प्रश्न को हल कर देंगे। इसके लिए हम लोग एक छोटी सी ट्रिक को देख लेंगे और उस ट्रिक के माध्यम से इन प्रश्नों को हल कर देंगे। देखिए, जैसे कि मैंने अपनी कटप्पा सीरीज में लिखा है सनम रे। जब आप सनम रे की बात करते हैं तो इससे संविधान के कई भाग निकल के आते हैं। जैसे एक शब्द आप लिख लें कहीं पे, सनम ने कर्तव्य किया। इससे देखिए कौन कौन से भाग हम लिख सकते हैं। पहला, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। उसका राज्य क्षेत्र। इससे लिख सकते हैं नागरिकता। इससे लिख सकते हैं मूल अधिकार। इससे लिख सकते हैं नीति निदेशक तत्व। और कर्तव्य से लिख सकते हैं हम लोग इससे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। ध्यान दीजिए, हमने लिखा है सनम ने कर्तव्य किया। यह है संघ उसका राज्य क्षेत्र भाग एक। नागरिकता भाग दो। मूल अधिकार भाग तीन। नीति निदेशक तत्व भाग चार। मूल कर्तव्य भाग चार का। ध्यान दीजिए, जब कभी भी हम लोग भाग से जुड़े प्रश्नों को हल करेंगे तो सबसे पहले एक शब्द लिखेंगे सनम, और जब इसे वाक्य से रिलेट करेंगे तो लिख देंगे सनम ने कर्तव्य किया। तो आएगा संघ उसका राज्य क्षेत्र भाग एक, नागरिकता भाग दो, मूल अधिकार भाग तीन, नीति निदेशक तत्व भाग चार और मूल कर्तव्य भाग चार का। अगर हम इसे अनुच्छेदों में देखें कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो जैसे आप संघ और राज्य क्षेत्र को देखेंगे तो ये अनुच्छेद 1 से 4 तक मिलेगा। नागरिकता को देखेंगे तो ये अनुच्छेद 5 से 11 तक मिलेगा। मूल अधिकारों को देखेंगे तो ये अनुच्छेद 12 से
35 तक, 12 से 35 तक मिलेगा मूल अधिकार। नीति निर्देशक तत्वों को देखेंगे तो ये 36 से 51 तक मिलेगा, और मूल कर्तव्यों को देखेंगे तो ये 51 के ए में मिलेगा। ध्यान दीजिए, हम लोग इसी से इसके अनुच्छेद भी देख लेंगे और कौन सा भाग में क्या लिखा है उसको भी देख लेंगे। जैसे अगर हम इन प्रश्नों को हल करते हैं, देखते हैं कि इन प्रश्नों को अगर हल करें और इस ट्रिक से कितना काम करेंगे। जैसे पहला आ गया, कह रहा भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान जब लिखा गया तो हमारे मूल संविधान में 22 भाग थे। कितने थे? 22 भाग। हमसे पूछेगा कि मूल संविधान में कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए भाई टेक्निकल गुरुजी कहां चली गई पीडीएफ हमारी। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, कह रहा संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। तो संघ, उसका राज्य, क्षेत्र, किसका वर्णन है? संघ, उसका राज्य क्षेत्र, संघ उसका राज्य क्षेत्र। कह रहा संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संघ उसका राज्य क्षेत्र। तो हम लोगों ने अपनी ट्रिक लिखी थी, सनम ने कर्तव्य किया, इसी की तो चर्चा की थी अभी मैंने। अब आ गया पहला सा, तो इसका संघ उसका राज्य क्षेत्र, क्षेत्र। अब देखिए ये भाग 1 में मिलेगा। किस भाग में? 1 में। और अगर ये कह दे किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो ये हमारा अनुच्छेद 1 से 4 में है। 1 से लेके 4 तक हमें क्या मिलेगा? संघ एवं संघ उसका राज्य क्षेत्र। अगर इसी के आगे हमें बढ़ना पड़ेगा तो मिलेगी नागरिकता। बार बार मैं इसी बात को फोकस इसलिए कर रहा हूं कि आप जान सकें कि इससे हमें कैसे प्रश्न हल करने हैं। नागरिकता ये मिलेगी भाग 2 में। और अगर हम इसके अनुच्छेद को देखें तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। और यहां पर हमें मिलेगा मूल अधिकार, मूल अधिकार, ये भाग 3 में, भाग 3 में। और अनुच्छेद अगर कहे तो 12 से 35 तक। तो हमारा पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो संघ उसका राज्य क्षेत्र। इसके बाद जब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो जब नागरिकता की बात करेगा हमसे, जब नागरिकता की बात करेगा तो हमें पता है कि जो नागरिकता है ये हमारे भाग 2 में है, क्योंकि अभी हमने लिखा है सनम ने।
तो संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1 और नागरिकता भाग 2। अगर आगे कहेगा मूल अधिकार तो भाग 3, कहेगा नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4। और कर्तव्य किया, कर्तव्य से मूल कर्तव्य है, यहां पर क्या है, मूल कर्तव्य। तो ये 4 का इसी क्रम में आगे बढ़ना है। इसके बाद ये आरओ में पूछा गया 2016 में। फिर कह रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं। तो हमने बताया है कि जब मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों की बात करेगा तो वो फंडामेंटल राइट की बात करेगा। तो जब मूल अधिकारों का जिक्र होता है तो ये हमें भाग 3 में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, भाग 3 में। अगर हमसे पूछेगा कि मूल अधिकार किस भाग में है तो भाग 3 में मूल अधिकार हमें मिलेंगे, भाग 3 में। यह है भाग 3। और अगर पूछ लेगा कि भाग 3 में जो मूल अधिकार है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है तो 12 से 35 तक है। इसके आगे और यहां पर थोड़ा सा देख लें कि इस ट्रिक को अगर हमें आगे बढ़ाना हो तो हम और कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे एक शब्द अभी मैंने लिखा था, शब्द हमने लिखा सनम ने कर्तव्य किया। ये देखिए लाल कलर समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान दें। अगर हमें इसके आगे भी जाना है तो बस इसी के आगे बढ़ जाना है। जैसे ये लिखा है संघ उसका राज्य क्षेत्र, तो हम इसके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां तक आपका आ गया था भाग 4 का। तो फिर इसके आगे संघ और फिर उसके आगे राज्य। तो 4 के बाद भाग 5 आएगा और फिर भाग 6 आएगा। तो भाग 5 में मिलेगा संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। इसका मतलब यह है, ध्यान रखें, भाग 5 में हर वो चीज आपको मिलेगी जो देश में एक है। जैसे राष्ट्रपति पूछेगा किस भाग में है तो भाग 5 में। पूछेगा उपराष्ट्रपति किस भाग में है, भाग 5 में। प्रधानमंत्री किस भाग में है, भाग 5 में। जो भी पद देश में एक है, संवैधानिक है, उसे हम संविधान के भाग 5 में देखेंगे, क्योंकि हमने लिखा है संघ की कार्यपालिका। इसके बाद प्रधानमंत्री है, महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, महान्यायवादी पूछेगा किस भाग में है, भाग 5 में। पूछेगा संसद किस भाग में है, 5 में। पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट किस भाग में है, भाग 5 में। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी चीज देश में एक है वो भाग 5 में है, और जो राज्य में एक है वो भाग 6 में है। इसीलिए भाग 6 में हम लोग लिखते हैं राज्य की कार्यपालिका। क्या लिखते हैं, राज्य की कार्यपालिका। जैसे राज्य में आपको एक राज्यपाल मिलेगा। पूछेगा राज्यपाल किस भाग में है तो भाग 5-6 में। पूछेगा मुख्यमंत्री किस भाग में है तो भाग 6 में। विधानमंडल किस में है, भाग 6 में। जो भी चीज देश में एक है
वो भाग 5 में है, और जो भी चीज राज्य में 1 है वो भाग 6 में है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन को इसके आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है? ध्यान दें, जब आप कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का उल्लेख करते हैं तो आपको 2 चीजें याद होनी चाहिए। पहला तो आपका संविधान की प्रस्तावना, और दूसरा राज्य का नीति निर्देशक तत्व। जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, इसमें हम लोग लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को देखते हैं, लेकिन जब हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं जिसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को, तो यहां से हमें पता चलता है कि नहीं, जो लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है वो हमारे संविधान में 2 जगहों पर है। एक तो हमारी प्रस्तावना में है, दूसरा हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। लेकिन जब हम विस्तार से देखते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या है, जिस राज्य में रोटी, कपड़ा और मकान अर्थात व्यक्ति के जीवन की मूलभूत सुविधाओं को राज्य जुटाएगा, उसके बारे में जब हमें विस्तार से देखने को मिलेगा तो वो हमें भाग 4 में मिलेगा, जिसे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, और ये केवल शब्दों के रूप में प्रस्तावना में मिलेगा। तो इस प्रश्न में हम लोग एक चीज ये देखते हैं कि अगर कोई विकल्प प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों को साथ में रखता है तो उससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर कोई विकल्प अलग अलग है, प्रस्तावना अलग दी हुई है, नीति निर्देशक तत्व अलग दिया हुआ है, तो उसमें हम नीति निर्देशक तत्वों को चुनते हैं। किसको चुनेंगे? नीति निर्देशक तत्वों को चुनेंगे। ध्यान रखिए, लोक कल्याणकारी राज्य का जब भी जिक्र हो एग्जाम हॉल में प्रश्न को हल करते समय, अगर आप यूपीएससी का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें यह प्रश्न आपको मिलेगा कि लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना हमारे संविधान में कहां वर्णित है, तो आपको विकल्प मिलेगा मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों में, बी विकल्प में मिलेगा मूल, जैसे मैं यहां पर विकल्प मेंशन कर देता हूं, अगर एक विकल्प आपका मिल जाए मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, एक विकल्प आपको मिल जाए मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, एक विकल्प मिल जाए नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना, और एक विकल्प मिल जाए प्रस्तावना और मूल अधिकार। इस तरह से यूपीएससी के पेपर में वो पूछ लेता है। तो ऐसे में जब कभी प्रश्न हल करना हो तुम्हें, तो तुम विकल्प लगाओगे नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना। लेकिन जब ये इस फॉर्म में लिखा हो, अलग अलग लिखा हो, प्रस्तावना अलग हो, नीति निर्देशक तत्व अलग हो, तब तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें नीति निर्देशक तत्व लगाना है। ऐसी स्थिति में अगर तुम प्रस्तावना लगा दोगे तो गलत हो जाओगे, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों में प्रस्तावना में जो लिखा है उसका विस्तार से वर्णन है। तो जहां पर विस्तृत व्याख्या है वरीयता हम पहले उसे देंगे, उसके बाद हाँ हो सकता है कभी नीति निर्देशक तत्व विकल्प में ही ना मिले, तो ऐसी स्थिति में आप प्रस्तावना लगाएंगे। लेकिन जब कभी भी एग्जाम के नजरिए से आप लोक कल्याणकारी राज्य को देखेंगे तो वहां आपको नीति निर्देशक तत्व जरूर मिलेगा और प्रस्तावना भी विकल्प में मिलेगा, बशर्ते यहां पर ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया है, इसलिए ये इतनी सरल व्याख्या के रूप में लिखा है। लेकिन अगर इसका एक रूप ये देखेंगे तो इसे हम लोग संयुक्त विकल्प प्रणाली का प्रश्न कहते हैं, जिसमें 2 विकल्प एक साथ लिखे होते हैं।
तो जब कभी संयुक्त विकल्प प्रणाली का प्रश्न होगा तो उसमें नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना साथ में होगा और हम उसी विकल्प को चुनेंगे, और अगर अलग अलग होगा तो हम वरीयता देंगे नीति निर्देशक तत्वों को, जिसे हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। जब अगले प्रश्न को देखेंगे तो अगला प्रश्न फिर कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक, देखिए अनुच्छेद 36 से 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। बार बार मेरा एक छोटा सा शब्द आपको कई बातें बताकर चला जाता है। सनम ने कर्तव्य किया, इस शब्द से मैं बहुत सारे प्रश्न हल कर लेता हूं। संघ एवं राज्य क्षेत्र, यह हमें पता हो गया है, लेकिन फिर भी हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे इसकी। नागरिकता, मूल अधिकार, मूल अधिकार, और फिर नीति निर्देशक तत्व। ध्यान दें, मेहनत और अभ्यास ये दो ऐसी ताकत हैं जो किसी भी प्रतिभा को पछाड़ सकती हैं। अगर आप में अभ्यास की शक्ति है और मेहनत करने की क्षमता है तो आप किसी भी प्रतिभावान व्यक्ति को हरा सकते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे जब 10वीं में 12वीं में होते हैं और अपनी मित्रता की शुरुआत करते हैं, उस दौरान कोई बच्चा बहुत होशियार होता है क्लास में, कोई बच्चा औसत स्तर का होता है या बहुत कमजोर होता है, लेकिन जब वो अपनी ग्रेजुएशन करते हैं या जीवन के अपने दौर में होते हैं तो एक दौर ऐसा भी आता है जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती है या अपने अपने रोजगार के लिए जाते हैं, तो आप कभी उन लोगों का मूल्यांकन करिएगा। हो सकता है कभी बहुत टैलेंटेड, बहुत बुद्धिमान, बहुत प्रतिभावान व्यक्ति पीछे हो जाए और बहुत औसत स्तर का विद्यार्थी आगे निकल जाए। तो जो औसत स्तर का विद्यार्थी आगे निकल जाता है वो सिर्फ केवल 2 चीजों से निकल जाता है, एक अभ्यास और दूसरा उसकी मेहनत। तो जब कभी भी अभ्यास और मेहनत करने वाला व्यक्ति अपने आप को किसी भी चीज में लगा देता है, केवल पढ़ाई में ही नहीं, आप किसी काम में भी लगा देंगे तो आप अच्छे अच्छे बुद्धिमान, बुद्धिजीवी और प्रतिभावान व्यक्तियों को हरा देंगे, क्योंकि अभ्यास का कोई जोड़ नहीं है। जब हम लोग देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों को, तो नीति निर्देशक तत्व हमें भाग 4 में मिलते हैं और अनुच्छेद 36 से 51 में मिलते हैं। और किस भाग में मिलते हैं? भाग 4 में। कभी कभी ये पूछ लेगा कहां से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके बाद इसमें केवल मैंने उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो आपके प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं, जो आपके एग्जाम पेपर में आए हुए हैं, बैक ईयर्स के पेपर में आए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को पीडीएफ बनाने में रखा गया है। इसलिए इन प्रश्नों को रिवीजन करते समय हमें रिवीजन करने के तरीके को सीख लेना है और उसी का अभ्यास कर लेना है। जब हम 2-3 बार अभ्यास कर लेंगे तो हमें सारे प्रश्न आ जाएंगे और करने का तरीका सीख जाएंगे। जैसे हम लोग अपने बचपन में साइकिल चलाना सीख लेते हैं। जब साइकिल चलाना एक बार हम सीख लेते हैं तो जीवन में कभी नहीं भूलते। अगर साइकिल चलाने की हमें कोई किताब दे दी जाती और किताब पढ़ के हमें साइकिल सीखना होता तो शायद ये जल्दी जल्दी संभव नहीं होता। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करें तो उसका अभ्यास जरूर करें। अभ्यास करेंगे आप बड़े से बड़े प्रश्न को हल करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भाई, राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में है? ध्यान दें, जब आप ग्राम पंचायतों की बात करते हैं या ग्राम पंचायतों के गठन की बात करते हैं तो ध्यान दें
नीति निर्देशक तत्वों में अगर देखेंगे तो ये आपको अनुच्छेद 40 में मिलेगा। अनुच्छेद 40 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन। इसे हम लोग गांधीवादी दर्शन से प्रेरित मानते हैं। और जब अनुच्छेद 40 को देखते हैं तो आपको देखना पड़ता है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आपको मिलता है नीति निर्देशक तत्व। जब आप नीति निर्देशक तत्वों को देखते हैं तो ये मिलते हैं भाग 4 में। किस भाग में मिलते हैं? भाग 4 में। ध्यान दीजिए, यहां पर मैं 2 प्रश्न आपको बताऊंगा। पहला प्रश्न तो सामने लिखा है, कह रहा राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो यह भाग 4 में है। अगर अनुच्छेद 40 के नजरिए से लेंगे तो भाग 4 में है। इसीलिए ग्राम पंचायतों का उल्लेख हमारे संविधान के 2 भागों में किया गया है। याद रखिएगा, अगर आप भाग 9 को पढ़ेंगे तो भाग 9 में भी लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायत। और आप भाग 4 को पढ़ेंगे और भाग 4 के अनुच्छेद 40 को पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहां पर हमसे एक छोटा सा उसने प्रश्न पूछ लिया, राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो भाग 4 में है। ये तो जब विकल्प में भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 है। अगर इसी को एग्जामिनर संयुक्त विकल्प प्रणाली का प्रश्न बना दे, भाग 1 लिखा है तो इसके साथ वो लिख दे भाग 2, इसके साथ लिख दे भाग 2 के साथ भाग 3, भाग 3 के साथ लिख दे भाग 4 और भाग 4 के साथ लिख दे भाग 9। तब अगर हमें प्रश्न को हल करना पड़े तो हम डी को ही चुनेंगे, क्योंकि जो ग्राम पंचायतों के बारे में है वो हमारे संविधान के भाग 4 में भी है और भाग 9 में भी है। बशर्ते दोनों में अंतर इतना है कि भाग 4 में अनुच्छेद 40 में केवल लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन, लेकिन भाग 4 को जब पढ़ेंगे और भाग 9 को जब पढ़ेंगे और उसमें अनुच्छेद 243 को पढ़ेंगे और उसके विस्तृत विवरण को देखेंगे तो उसमें ग्राम पंचायतें कैसी होंगी, किस स्तर की होंगी, त्रिस्तरीय होंगी कि 2 स्तरीय होंगी, उसमें कौन कौन होगा, उसका चुनाव कैसे होगा, चुनाव में कौन शामिल होगा, कौन नहीं शामिल होगा, सारा वर्णन है। तो अगर हमें यहां पर भाग 1 हटा दें हम और भाग 1 की जगह भाग 9 लिख दें, जैसे एक विकल्प कभी तुम्हारे सामने ये आएगा तो उसमें आप इसको चुन सकते हैं। लेकिन सपोज दैट अगर एक विकल्प आपके सामने इसको हटा दे और यहां पर भाग 9 लिख दे और फिर एग्जामिनर कहे कि चुनो, आप कौन सा विकल्प चुनोगे, तो ऐसी स्थिति में फिर हमें भाग 4 को हटाना पड़ेगा। किसको चुनना पड़ेगा? 9 को। बार बार मैं इस बात को समझाना चाहता हूं कि संविधान में भाग के प्रश्नों को अगर हल करना है तो यह देख लेना है कि वह प्रश्न संयुक्त विकल्प प्रणाली का है कि नहीं है, और अगर एक जैसे विकल्प 2 जगह पर लिखे हैं तो जिस विकल्प में उसकी विस्तृत व्याख्या है उसको चुनना है। जैसे अगर हम ये विकल्प अगर मैं बना दूं और फिर इसमें मुझे प्रश्न को चुनना पड़े तो मैं भाग 9 को चुनूंगा। भाग 9 को इसलिए चुनूंगा क्योंकि भाग 9 में ग्राम पंचायतों का विस्तार से उल्लेख है। भाग 4 में सिर्फ एक अनुच्छेद 40 है जिसमें लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन, जो गांधीवादी दर्शन से प्रेरित है। तो अगर हम इस प्रश्न को देखें और इस प्रश्न में हमें चुनना पड़ेगा, अब हमारा यह प्रश्न लिखा था, अगर अपने इस प्रश्न को हम देखें, इस प्रश्न के अनुसार राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो भाग
4 में। क्लियर है? तो ग्राम पंचायतों के अगर बात करेगा, ये बात अगर करेगा तो ये 2 जगह पर है, एक तो भाग 4 में है और दूसरा भाग 9 में है। इन 2 जगहों पर है, भाग 4 में और भाग 9 में। इसके बाद आगे देखते हैं। ये देखिए यूपी पीसीएस प्री 2009 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान का भाग 4, भारतीय संविधान का भाग 4, भारतीय संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य के निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? ध्यान दें, भाग 4 में हम लोग इनको देखते हैं। साधनों का संकेंद्रण है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन है, आजीविका के लिए पर्याप्त संसाधन है, धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व का अवकाश। इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? तो हमने बार बार बताया है कि हमें एक शब्द सिर्फ लिखना है, सनम ने कर्तव्य किया। जहां हम लिख देते हैं सनम ने कर्तव्य किया, वहीं सब काम हो जाता है। सनम ने कर्तव्य किया। क्या कर्तव्य किया? ये भाग 1 में है, ये भाग 2 में है, ये भाग 3 में है, ये भाग 4 में है और ये भाग 4 के का में है। पूछेगा मूल कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4 के का में है। या आप लिख सकते हैं 4 का ए। अगर कह देता किस अनुच्छेद में है, अगर इसी को कह दे कि किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 का ए। और ध्यान दें, अगर मूल कर्तव्यों को आप देखेंगे तो मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे। इसे हम लोगों ने 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के तहत अपने संविधान में जोड़ा था। सरदार सुरत सिंह समिति का गठन किया गया था, जिसके तहत मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो अगर हमसे पूछा जाए कि मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो किस भाग में है, सॉरी, तो भाग 4 के ए में है। और अगर कह दे किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 के ए में है। और अगर कह दे कि मूल कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के तहत मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा भाई क्या कह रहा है? कह रहा भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में, अनुच्छेद 51 के ए में कितने मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? ध्यान दें, इस बात को थोड़ा सा देख लें। यह आपके CHSL में पूछा गया है, प्रश्न है 2019 में। जब आप मूल कर्तव्यों की बात करते हैं तो इसमें भाग भी लिखा है और अनुच्छेद भी लिखा है, इसकी संख्या पूछी गई है। तो ध्यान दें, जब इनको जोड़ा गया था तब इनकी संख्या 10 थी। जब 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया तो इनकी संख्या 10 थी। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। ध्यान दें, और जो 11वां मूल कर्तव्य है वो ये है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। अंतर देख लीजिए,
ये जो बात मैंने कही 6 से 14 वर्ष तक की, ये 2 जगह पर लिखी है। एक तो आपके मूल अधिकार में लिखी है। अक्सर इस बात को लेकर विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहते हैं। मूल अधिकार में जब आप अनुच्छेद 21 का ए पढ़ेंगे, ध्यान रखिए, तब उसमें लिखा है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जब आप 11वां मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, जब आप 11वां मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। और दोनों को हम लोगों ने 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा है। किसके तहत जोड़ा है? 86वें संविधान संशोधन के तहत दोनों को जोड़ा गया है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में, तो वर्तमान में हम 11 लगाएंगे। कितने लगाएंगे? 11 मूल कर्तव्य लगाएंगे। और वैसे जब जोड़ा गया था तब इनकी संख्या 10 थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? मैंने आपको बता रखा है, मैंने अभी आपको बता रखा था लिखने का तरीका। हमने बताया है कि जब कभी भी संघ की कार्यपालिका की बात करें या राज्य की कार्यपालिका की बात करें, तो ये भाग 5 में है और ये भाग 6 में है। अब जो भी चीज देश में एक है वो आपको भाग 5 में मिलेगी। जैसे आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति किस भाग में है, आपसे पूछ ले उपराष्ट्रपति किस भाग में है, आपसे पूछ ले प्रधानमंत्री किस भाग में है, आपसे पूछ ले महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी किस भाग में है, आपसे पूछ ले संसद किस भाग में है, आपसे पूछ ले सर्वोच्च न्यायालय किस भाग में है। इनमें से कुछ भी पूछ ले, आपको बस एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो भी चीज देश में एक है वो सिर्फ भाग 5 में है। तो अगर इसने दे दिया कि संघ की कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में है, तो संघ की कार्यपालिका की व्याख्या भाग 5 में है। कभी कभी ये नहीं लिखेगा, कभी कभी लिख देगा कि बताओ सर्वोच्च न्यायालय किस भाग में है, तो सर्वोच्च न्यायालय देश में कितने हैं? 1 है, तो इसका मतलब किस भाग में होगा? 5 में। अगर कहते राष्ट्रपति किस भाग में है, तो 5 में, क्योंकि राष्ट्रपति भी तो देश में एक होता है, उपराष्ट्रपति भी एक होता है, प्रधानमंत्री भी एक होता है, संसद भी एक है। लेकिन जो चीज राज्य में एक हो, जैसे राज्यपाल स्टेट का होता है, तो यह भाग 6 में मिलेगा। मुख्यमंत्री राज्य का होता है, यह भाग 6 में मिलेगा। विधानमंडल, पूछ ले हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय किसमें है, तो भाग 6 में मिलेगा। आपको एक छोटी सी बात दिमाग में याद रखनी है, जो चीज देश में एक है वो भाग 5 में है, जो चीज राज्य में एक है वो भाग 6 में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? केंद्र सरकार का मतलब आपकी संघ की कार्यपालिका को पूछ रहा है। संघ की कार्यपालिका को पूछने का मतलब ये किस भाग को पूछ रहा है? ये भाग 5 को पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है? 5 को पूछ रहा है। इसके बाद अगला क्या कह रहा है भाई? फिर कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख है? देखो वही बात आ गई जो अभी चर्चा कर रहे थे, ये वही बात आ गई। देखिए मैंने आपको बताया है कि संघ और राज्य, ये संघ की कार्यपालिका की बात करेगा
जिसे पिछले प्रश्न में देखा है, और यह राज्य की कार्यपालिका की बात करेगा। अब ये राज्य की कार्यपालिका की अगर बात कर रहा है तो इसका मतलब ये भाग 6 में है, और संघ की बात कर रहा है तो भाग 5 में। अब इस प्रश्न में तो इसने दे दिया, कह रहा है कि बताइए राज्य सरकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो आप कह देंगे 6 में है। लेकिन अगर ये ना लिखे वो और कह दे बताइए राज्यपाल किस भाग में है, तब क्या करेंगे? तो ये राज्य में है, और जो राज्य में है वो हर चीज भाग 6 में है। अब वो कह दे मुख्यमंत्री किस भाग में है, आपसे कह दे कि महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, जिसे स्टेट एडवोकेट जनरल कहते हैं, महाअधिवक्ता किस भाग में है, कह दे बताओ विधानमंडल किस भाग में है। ये सब वो चीजें हैं जो राज्य में आपको मिलती हैं। कह दे हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय पूछ लेगा उच्च न्यायालय किस भाग में है, तो भाग 6 में, क्योंकि हाई कोर्ट राज्य में होता है। अगर कह दे सुप्रीम कोर्ट किस भाग में है, तो सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में मिलेगा। यहां पर प्रश्न पूछा राज्य सरकार, तो भाग 6 में। अगर कह देता केंद्र सरकार या संघ सरकार, तो भाग 5 हो जाता। इसके बाद अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हमने एक शब्द अभी आपको लिखा था, सनम ने कर्तव्य किया। तो इससे हम भाग 1 लिख लेते हैं, भाग 2 लिख लेते हैं, भाग 3 लिख लेते हैं, भाग 4 लिख लेते हैं, भाग 4 का लिख लेते हैं। ये फर्स्ट यूनिट हो जाती है। इसके बाद संघ लिख लेते हैं और राज्य लिख लेते हैं। अभी मैंने बताया संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका, ये भाग 5 में है, ये 6 में है। जब आप भाग 7 को देखते हैं, ध्यान दीजिए, जब आप भाग 7 को देखते हैं तो इसे 7वें संविधान संशोधन सन 1956 के तहत समाप्त किया गया था। जो संविधान का भाग 7 है, जो संविधान का भाग 7 है, जो संविधान का भाग 7 है, इसे हम लोगों ने 7वें संविधान संशोधन सन 1956 के तहत समाप्त किया था। तो अब हमारा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग है, तो भाग 7 है। कौन सा भाग है? और इस भाग 7 को किस संशोधन के तहत? 7वें संविधान संशोधन सन 1956 के तहत समाप्त किया गया। तो हमें कौन सा भाग मिलेगा? भाग 7। कौन सा भाग हटाएंगे? भाग 7। ध्यान रखिए, भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य, भाग 5 में संघ, संघ का मतलब संघ की कार्यपालिका, भाग 6 में राज्य, राज्य की कार्यपालिका, और भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। पूछा जाता भाग 7 को किस संवैधानिक संशोधन के तहत समाप्त किया गया? तो 7वें संविधान संशोधन सन 1956 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद अगला प्रश्न, जब अगला प्रश्न देखते हैं तो हमें मिलता है, कह रहा भारतीय संविधान का भाग 8 संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8 संबंधित है। ये देखिए, ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनसे रिलेटेड है। जैसे आप देखेंगे जो हमने अभी शब्द लिखा था, इस शब्द में सब कुछ छुपा है। पूरे 22 भाग में निकाल के रख दूंगा यहां पे। सनम ने कर्तव्य किया, ये आपकी एक यूनिट हो गई। भाग 1, भाग 2, मैं बार बार बात को दोहरा रहा हूं, भाग 3, भाग 4 आप बेहतर सीख सकें इसलिए इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं। इसके बाद संघ और फिर राज्य, ये भाग 5 और ये भाग
6, भाग 7 आप समाप्त कर चुके हैं, अभी मैंने चर्चा की थी पिछले क्वेश्चन में। और भाग 8, जब आप भाग 8 की बात करते हैं तो उसमें आपको मिलता है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज है। तो भाग 8 में हमें क्या मिलेगा? केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित, वही प्रश्न है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो भाग 8 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भाग 8 की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान है। अब इस प्रश्न को देखिए और पिछले मैंने जो प्रश्न हल कराए हैं उन प्रश्नों को देखिए। उसमें एक विकल्प यहां पर आपको भाग 4 लिखा मिलेगा और यहां पर कहीं 4 लिखा मिल रहा है? यहां पर आपको 4 नहीं मिल रहा है, यहां पर आपको भाग मिल रहा है 9। ध्यान दीजिए, जब आप कभी भी पंचायती राज की चर्चा करें एग्जाम हॉल में तो ध्यान रखें आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक तो ये भाग 4 में मिलेगा और एक भाग 9 में मिलेगा। इन 2 जगहों पर मिलेगा, भाग 4 में और भाग 9 में। ध्यान रखिए, तो यहां पर भाग 9 हम टिक कर सकते हैं क्योंकि भाग 4 नहीं है। लेकिन सपोज दैट कोई ऐसा विकल्प मिल जाए जिसमें भाग 4 भी लिखा हो और भाग 9 भी लिखा हो तो हमें वरीयता भाग 9 को देनी है क्योंकि 9 में विस्तृत विवरण है। जब 9 नहीं लिखा होगा किसी विकल्प में तब हम भाग 4 को लगाएंगे। इसके बाद अगर हम 9 के का को देखें तो 9 के का में हमें नगर पालिका मिलेगी और अगर हम 9 के खा को देखें तो हमें सहकारी समितियां मिलेंगी। सहकारी समितियां, देखिए ध्यान रखिए, 9 में मिलेगा ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था, 9 के का में नगर पालिका, 9 के खा में सहकारी समितियां। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपान पंचायतों के बनाने की परिकल्पना का विवरण है? ध्यान दें, जब 3 सोपान की बात करता है, सोपान का मतलब होता है चरण या स्तर। तो जब कभी भी आपसे त्रिस्तरीय व्यवस्था करेगा तो आप 2 चीजें याद रखिए। पहले ए बी, 2 3। इस ए से मतलब है अशोक मेहता, अशोक मेहता। और इस बी से मतलब है बलवंत राय मेहता, बलवंत रॉय मेहता। ध्यान दीजिए, अगर कभी आपसे पूछे कि बताइए पंचायती राज व्यवस्था के 2 सोपान किसने बताए या 2 स्तर किसने बताए तो अशोक मेहता। अगर पूछे पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर किसने बताए तो बलवंत राय मेहता। 3 स्तर बलवंत राय मेहता ने कौन से बताए थे? पहला बताया था ग्राम पंचायत, दूसरा बताया था पंचायत समिति, इसी को आप मध्य पंचायत कहते हैं, इसी को आप क्षेत्र पंचायत कहते हैं, इसी को आप मंडल पंचायत कहते हैं। क्षेत्र पंचायत कहते हैं, पंचायत समिति कहते हैं, मध्य पंचायत कहते हैं, मंडल पंचायत नहीं कहते इसे। और तीसरा है जिला पंचायत, जिला पंचायत। तो आपसे कहेगा पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। और 3 स्तर पंचायती राज व्यवस्था के किसने दिए? बलवंत राय मेहता ने। और इसे हम लोग कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता को कई हिस्सों में बांट देना।
विकेंद्रीकरण का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े कर देना। जैसे अगर हम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो हमको गांव मिलता है। जब आप कई गांवों को मिलाते हैं तब आपका ब्लॉक बनता है, ब्लॉक मतलब खंड। जब आप कई खंडों को मिलाते हैं तब आपकी तहसील बनती है। जब आप कई तहसीलों को मिलाते हैं तब आपका जिला बनता है। जब आप कई जिलों को मिलाते हैं तब आपका मंडल बनता है। जब आप कई मंडल को मिलाते हैं तब आपका राज्य बनता है। जब आप कई राज्यों को मिलाते हैं तब आपका देश बनता है। तो इसे बलवंत राय मेहता ने पहली बार एक्सप्लेन किया और बताया कि अगर विकास छोटे से शुरू किया जाए तो बड़े स्तर तक अपने आप पहुंच जाएगा। उसे इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत कहा। तो अगर हमसे प्रश्न ये पूछा जाए कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो बलवंत राय मेहता ने। अगर प्रश्न ये पूछा जाए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पूछा जाए बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर बताए, तो 3 स्तर बताए। कौन कौन से 3 स्तर बताए? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इसी का नाम क्षेत्र पंचायत है, इसी का नाम ब्लॉक भी है, इसे मध्य पंचायत भी कहते हैं, और इसे जिला पंचायत। और 2 स्तर अशोक मेहता ने कौन से बताए? अशोक मेहता ने बताए, एक बताया जिला पंचायत, जिला पंचायत, और एक बताया मंडल पंचायत। इसको चाहें तो लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर नगर पालिकाओं की बात करता है तो यह भाग 9 के का की बात करता है। ध्यान रखिए, भाग 9 में हमें मिलेगा ग्राम पंचायत, 9 के का या 9 के ए में हमें मिलेगा ध्यान दीजिए, अगर हमसे नगर पालिकाओं की बात कह रहा है तो हम इस प्रश्न को हल करने से पहले इसका फीडबैक देखेंगे। जैसे 9 में हमें मिलेगी ग्राम पंचायत, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, आपकी पकड़ बन जाएगी। 9 के का में आपको मिलेगा नगर पालिका या नगर पंचायत, और अगर 9 का खा कह देगा तो आपको पता है कि इसमें सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियां हैं। क्लियर है? तो अब इसमें प्रश्न इसने ये डाल दिया है, कह रहा है कि बताइए नगर पालिकाओं का उल्लेख किसमें है, तो 9 के ए में है। किसमें है? 9 के ए में। देखिए लगातार लाइन से पूछा गया प्रश्न है, आप चुटकियों में हल कर रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा भारतीय संविधान का भाग 10 किसके बारे में बताता है। तो ध्यान दें, यह अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताता है, SC ST के बारे में यह बताता है। हम लोग SC ST स्पेशल पढ़ेंगे, हो सकता है कल की क्लास में पढ़ें या संडे की क्लास में पढ़ें, लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसी तरह रिवीजन करेंगे। आप इसी तरह रिवीजन करिए, पढ़िए और बराबर तैयार करिए। आज के लिए इतना रखिए। जय भवानी।